सो हेलो एवरीवन, हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के थर्ड पॉडकास्ट में हैं। और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हम क्लासिकल थिंकर्स के बारे में जो है हमने देखा था कि उन्होंने एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोवाइड किए। ठीक है, हम उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हम एक डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो है वो चालू कर रहे हैं फ्रॉम द मंडे, दैट इज़ 8 दिसंबर। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस मंथ का टारगेट जो है वो हमारा रहेगा कि हम ओटी, ओबी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके डेली आंसर राइटिंग जो है वो करें, ताकि जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हम एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने लास्ट टाइम जो है वो क्या किया था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी के हमारे पास 3 थिंकर्स थे, एक टेलर था, एक फ्योल था और एक वेबर था। टेलर के द्वारा बताई गई थी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, लाइक दी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके अलावा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स के थ्रू उन्होंने बताया कि हमें साइंटिफिकली मैनेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। और इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक मेथड भी दिया कि हम फंक्शनल फॉरमैनशिप के थ्रू और वर्क स्टडी के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी पर्सन होगा उसको एज अ इकोनॉमिक मैन मान के हम उससे काम जो है वो कराएंगे। देन हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए। उन्होंने कहा कि इन 14 प्रिंसिपल्स को हम किसी भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिवर्सली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली हमें जैसे भी इसको मोल्ड करना हो वो हम मोल्ड करके इसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। देन वेबर के द्वारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि हम रूल ऑफ लॉ लगाएंगे, हायरार्की बेस्ड अपना डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो करेंगे, और उसके बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी के बेसिस पे बेटर जो है वो मैनेज करेंगे। तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, दैट इज़ द न्यू क्लासिकल थिंकर। अब न्यू क्लासिकल की एग्जैक्टली जो है वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, वो इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो क्लासिकल थिंकर्स थे, हमारे क्लासिकल थिंकर्स जो थे, उन्होंने एक ह्यूमन को एक इकोनॉमिक मैन जो है वो माना था, जिसकी सिर्फ और सिर्फ मनी जो है वो नीड थी। लेकिन न्यू क्लासिकल ने कहा कि ऐसा नहीं है, एक ह्यूमन जो है वो उसकी कुछ सोशल नीड्स भी जो है वो होती है, और उसको फुलफ़िल करने के लिए भी वो जो है वो वर्क करता है। तो इसी वजह से ये न्यू क्लासिकल थिंकर्स के द्वारा हमारी कुछ डिफरेंट फ़िलॉसफ़ी या थ्योरी जो है वो रखी गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन जो है वो हमारा सोशल बीइंग है, और उसकी एक सोशल नीड्स भी है, और इसी वजह से वो हमेशा रेशनली जो है वो एक्ट नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए। तो इसी वजह से जब वो रेशनली काम नहीं करेगा, तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और हमारे ह्यूमन के इंडिविजुअल के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो ये रेशनली जो है वो बिहेव नहीं करेगा। तो इसी वजह से न्यू क्लासिकल थिंकर्स ने अपने 2 स्कूल्स के थ्रू अपनी थ्योरी जो है वो जनरेट करी। तो ये इसीलिए करी गई थी ताकि हम अपने क्लासिकल थ्योरी की जो भी लिमिटेशंस है उसको ओवरकम जो है वो कर सकें। तो इस न्यू क्लासिकल के द्वारा और क्या कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम की तरह जो है वो रहेगी, जिसके अंदर ह्यूमन जो है वो उसी का ही एक पार्ट है, और उसका पार्ट रहते हुए उसकी कुछ सोशल नीड्स भी जो है वो रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा इस सोशल सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, उसके अंदर इनफॉर्मल ग्रुपिंग भी जो है वो होगी, जो कि अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को या सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो बनाए जाएंगे। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें न्यू क्लासिकल के, तो ये यही थे कि इन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो है वो रखी, और ये कहा गया कि हम ह्यूमन को कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनका परसेप्शन चेंज करें, कैसे हम उनको लीड कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को जो है उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ह्यूमन के काम को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ये न्यू क्लासिकल के द्वारा जो है वो बताया गया। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, उसके अंदर इनफॉर्मल ग्रुप्स भी जो है वो रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं, क्योंकि जब 2 पर्सन की आपस में सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, वो उसको फुलफ़िल करने के लिए इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं। और इसके अंदर हमारे जो न्यू क्लासिकल है
उनके अंदर हमारे 2 स्कूल्स जो हैं वो डेवलप हुए। 2 स्कूल्स के अंदर हमारा सबसे पहला स्कूल जो है वो है हमारा ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अंदर हमारा सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो एल्टन मेयो के द्वारा जो है वो दिया गया था। एल्टन मेयो ने कुछ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स करे और उन हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सोशल डायनामिक्स भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एंड उन सोशल डायनामिक्स के ऊपर उन पर्टिकुलर ह्यूमन की जो भी परफॉर्मेंस है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो जो टेलर था, टेलर, उनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी उसको इन्होंने चैलेंज किया और ये कहा कि हमारा जो वर्क का ऑप्टिमाइजेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस के ऊपर या वर्क मेथड के ऊपर जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हम ह्यूमन की परफॉर्मेंस को भी बेटर जो है वो कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी हॉथरॉन स्टडीज़। ठीक है, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करा कि हम कैसे एक एम्प्लॉय को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनकी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि उनकी ह्यूमन की इकोनॉमिक नीड भी होगी और सोशल नीड भी होगी ताकि वो अपना एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो रखेंगे और वो तभी रखेंगे जब उनकी सोशल नीड्स जो है वो फुलफ़िल होंगी। तो इसी वजह से उनको फादर ऑफ़ ह्यूमन रिलेशन जो है वो बोला जाता है। उन्होंने कहा कि मैन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, उनकी कुछ सोशल नीड्स भी जो है वो एक्सिस्ट करती है। तो इन्होंने हॉथरॉन स्टडीज़ के अंदर क्या किया, एक एलिमिनेशन नाम की स्टडी जो है वो इन्होंने कराई। इस एलिमिनेशन स्टडी के अंदर उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर लाइट जो है वो एक्स्ट्रा कर दी। उनको लगा कि शायद वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने से इन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो इसलिए बेटर हुई क्योंकि उनको ऑब्ज़र्व किया गया। उनको ऑब्ज़र्व किया गया तो उनको एक इम्पॉर्टेंस फ़ील हुई। तो उनको इम्पॉर्टेंस फ़ील हुई तो उनको लगा कि हाँ, हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैटर करते हैं और जब हमें लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से जो है वो काम करेंगे। तो इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ से एल्टन मेयो को पता लगा कि एग्जैक्टली कि अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है तो उनको ऑब्ज़र्व करके उनको इम्पोर्टेंट फ़ील करा के भी हम उनसे काम जो है वो करा सकते हैं। दूसरा आया कि उन्होंने एक इंटरव्यू प्रोग्राम किया। इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर क्या था कि इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर उन एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो सुना गया। उन एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के उन्हें पता लगा कि जब इनका ओपिनियन जो है वो बॉटम टू टॉप जब पहुंचता है तो उनको इम्पोर्टेंट फ़ील होता है। उनको इम्पोर्टेंट फ़ील क्यों होता है, क्योंकि उनसे भी उनकी चॉइस जो है वो पूछी जा रही है और उनकी जब चॉइस पूछी जा रही है तो वो इम्पोर्टेंट फ़ील करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फ़ील करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि जो भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, उनकी सोशल रिलेशन है या इंटरैक्शन है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्टिविटी कैसी होगी और उनका बिहेवियर कैसा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जितना ज़्यादा हम उन लोगों को अटेंशन देंगे उतना ज़्यादा उनका बिहेवियर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब वो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर काम करते हैं तो वो भी उनके बिहेवियर को जो है वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है वो काम करते हैं, एक दूसरे के इनपुट्स को जो है वो अपना कंसिडर करते हैं और इनपुट्स जब वो लेते हैं तो इसकी वजह से उनका जो काम के अंदर ध्यान है वो और ज़्यादा लग पाता है। अब लेकिन हर किसी की जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसका कोई ना कोई तो हमारी लिमिटेशंस जो है वो होंगी। तो इनकी भी कुछ लिमिटेशंस निकली। लिमिटेशंस ये क्या थी कि इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुपिंग के ऊपर ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज जो है वो कर दिया। अब जब इनफॉर्मल ग्रुपिंग के ऊपर ओवर एम्फेसाइज कर दिया तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल थे वो हमारे डिस्प्लेस होने लगे और उनके ऊपर से इंडिविजुअल्स का ध्यान जो है वो हटने लगा। इसके अलावा सब्जेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है उसकी वजह से डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने और क्या नहीं किया, इन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अभी तक भी कंसिडर जो है वो नहीं करा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को भी जो है वो कंसिडर नहीं करा। इसके अलावा ये जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल के जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल जो है वो नहीं है, यानी कि अभी भी हम कोई यूनिवर्सल अप्रोच जो है वो नहीं जनरेट कर पाए। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो अभी तक कहाँ यूज़ की जाती है, तो इसको इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो नेस्ले इंडिया जो है उनकी जो हमारा यूएसपी है या
जो भी उनका गोल है वो है कि पीपल प्रायोरिटी प्लानिंग, यानी कि वो अपने काम के अंदर लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा हम अगर विप्रो कंपनी देखें तो विप्रो के द्वारा एक विप्रो गॉट टैलेंट प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करें सभी के सामने। तो इसके थ्रू भी एम्प्लॉयज़ को एक मोटिवेशन जो है वो मिलती है कि उनके ऊपर भी इम्पोर्टेंस जो है वो रखी गई है और उनका भी कुछ महत्व है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसी वजह से वो लोग फील इम्पोर्टेंट करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ इंडिया के एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे अभी भी ह्यूमन रिलेशन स्कूल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब अगर हम ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के अंदर है कि हम एज अ होल नहीं, सोशल ग्रुपिंग को नहीं, हम एक इंडिविजुअल को जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इंडिविजुअल के इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर ध्यान ना देके हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एटीट्यूड को कैसे हम इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसका बिहेवियर जो है वो कई चीज़ों से इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो मोटिवेशन से हो सकता है, उसके परसेप्शन से हो सकता है, एटीट्यूड से हो सकता है, ग्रुप डायनामिक्स से हो सकता है, लीडरशिप से हो सकता है। तो इन सभी के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा होगा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर दो चीज़ों से इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो फॉर्मल फैक्टर्स, यानी कि जो भी रूल्स है, अथॉरिटी है, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और इसके अलावा इनफॉर्मल फैक्टर्स के ऊपर भी कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कितनी उनको मोटिवेशन प्रोवाइड की जा रही है, उन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसे बेटर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो थ्योरीज़ हैं वो हमारी डिफरेंट लोगों के द्वारा दी गई है, लाइक द मैस्लो, हर्ट्सबर्ग, मैकग्रेगर और लाइकर्ट। तो इन सभी के द्वारा जो है ये थ्योरी दी गई है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट है, और वो वहाँ पे हम कवर करेंगे। बस हमें इसके अंदर यही देखना था कि एग्जैक्टली ओवरव्यू देखना था कि एग्जैक्टली ह्यूमन बिहेवियर स्कूल ने क्या कहा। ह्यूमन बिहेवियर स्कूल ने यही कहा कि हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम कैसे बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ द सोशल डायनामिक्स, और इसके द्वारा हम और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को जो है, उनकी लोगों की परफॉर्मेंस को जो है वो बेटर करेंगे, उनको बेटर पर्सनालिटी डेवलप करके, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके, इन सभी से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर करी जा सकती है इंडिविजुअली। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के अंदर? यही है कि यहाँ पे पूरे के पूरे इंटरपर्सनल ग्रुप बिहेवियर को देखा जाता है, यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, इंडिविजुअल को। ठीक है, यहाँ पे हम वर्क इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल के स्पेसिफिकली मोटिवेशन और एटीट्यूड को जो है वो हम पॉजिटिव रखना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे हम जो हमारी स्टडीज़ है वो सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप करी गई है, और यहाँ पे हमारी सोशियो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो डेवलप करी गई है। तो यही जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी सोशल सिस्टम थ्योरी। सोशल सिस्टम थ्योरी जो है वो चेस्कर बार्नार्ड के द्वारा जो है वो डेवलप करी गई है, और इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम कोऑपरेटिव सिस्टम थ्योरी भी जो है वो बोलते हैं। कोऑपरेटिव सिस्टम थ्योरी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ को जो है वो मर्ज कर दिया है। किन किन की थ्योरीज़ को मर्ज किया है? क्लासिकल थिंकर्स की और न्यू क्लासिकल थिंकर्स की, यानी कि एल्टन मेयो, और इसके अलावा फ्योल, टेलर, वेबर और एल्टन मेयो, इन सभी की थ्योरीज़ को जो है वो ऐड करके इन्होंने सोशल सिस्टम थ्योरी जो है वो बनाई है। इन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे उसके ऊपर अपना वर्क जो है वो करेंगे जिसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हम बेटर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बेटर कर सकते हैं, वो हमारा 5 सिस्टम के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। तो जेस्के बार्नार्ड के द्वारा 5 कंट्रीब्यूशन जो है, उन्होंने 5 कंट्रीब्यूशन जो है वो अपने प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को। उन्होंने कहा कि एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारा मेन रहेगा कि हम कैसे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन आपस में लोगों का, कम्युनिकेशन यानी कि जो भी टॉप लेवल हायरार्की है उनकी बॉटम लेवल के साथ कैसे बातचीत हो रही है, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे सिस्टम अप्रोच के अंदर बिलीव किया कि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसके अंदर कुछ इनपुट्स हैं और कुछ हमारे आउटपुट्स हैं,
जो कि वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सभी लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके और कोऑर्डिनेट करके वो अपने कॉन्शियसली जो भी उन्होंने गोल टारगेट किए हैं उनको अचीव कर सके। तो पहला कंट्रीब्यूशन हो गया इनका कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। देन दूसरा उन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन वो दोनों जो है वो इक्वल हो जाए। और इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे जो भी उनकी सोशल नीड्स हैं या फिर इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको हमें फुलफ़िल करना होगा ताकि वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते रहे। और अगर वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे तो उनको सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलती रहेगी। तो ये सेकंड कंट्रीब्यूशन हुआ चेस्कर बार्नार्ड का। देन थर्ड कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या दिया कि जो अथॉरिटी है यानी कि जो भी आपकी पावर है टू टेक द डिसीजंस वो तभी मानी जाएगी जब जो बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है अगर ये बॉटम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करें। तो इन्होंने ये कहा कि एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ द अथॉरिटी जो है वो उन्होंने दी कि ये जो अथॉरिटी है ये टॉप टू डाउन फ्लो नहीं होती, ये डाउन टू टॉप जो है वो फ्लो होती है। इसके अलावा इन्होंने फोर्थ कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्होंने दिया एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस का। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो भी काम करने वाला है उसको तीन जो है उसके फंक्शन होने चाहिए। एक तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे कि एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करने हैं। इसके अलावा वो एम्प्लॉयज़ से कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्टेन करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अचीव हो जाए। और इसके अलावा अपने हर एक लेवल पे फॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बना के रखें। अगर ये तीनों चीज़ें काम करती रहेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढंग से चलती रहेगी। तो हमें क्या करना है, एक तो कम्युनिकेशन को प्रॉपर करना है, एम्प्लॉयज़ से कंट्रीब्यूशन लेना है और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है हर एक लेवल के ऊपर। पांचवा कंट्रीब्यूशन इन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्शियसली क्रिएट नहीं होती, ये खुद ही बन जाती है। और ये तब बनती है जब सोशल इंटरेक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये कब इंक्रीज़ होता है? ताकि वो अपनी सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफ़िल कर सके, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोहेसिवनेस जो है वो देखी जाती है। तो ये पांचों चीज़ें मिलके जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटर मैनेज जो है वो करती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इक्विलिब्रियम, अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन एंड इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सोशल सिस्टम थ्योरी के अंदर चेस्कर बार्नार्ड के द्वारा दी गई कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटर मैनेज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप के इंटरप्ले के ऊपर। तो ये हमारा आज का सेशन यही एंड होता है। नेक्स्ट पे हम मॉडर्न अप्रोचेस जो हैं वो फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।